इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे से अच्छे अधिक से अधिक नंबर आए, ठीक है? अच्छे से अच्छे और जब नंबर अच्छे आएंगे तो ठीक है, आगे और जब नंबर अच्छे आएंगे तो नौकरी आगे अच्छी करियर मिलेगी, अच्छा बनेगा, बिजनेस नौकरी अच्छा अच्छी हम लोग चलेगी ना। अच्छा इसलिए परीक्षा में कैसे हमारे नंबर सबसे अच्छे हैं, उसके लिए हमको कुछ प्रीरिक्विजिट्स की आवश्यकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि शुरू से हमको करना होती है। जैसा आपका साल जब शुरू होता है, साल के शुरू के पहले दिन से हमको कुछ चीजें करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सब चीजें आप जब सारे साल भर करेंगे तब कहीं परीक्षा में आपको अच्छे नंबर आएंगे। ठीक समझ आ रहा है? तो पहली चीज, आपको अपने टीचर को रिस्पेक्ट देना होगा। और ये मानकर चलिए कि गुरु ही एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकता है। ऐसा कि सुभाष दुबे साहब ने आपको बताया होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को रिस्पेक्ट दीजिए। टीचर जो आपसे क्लास में कहते हैं, जो पढ़ाते हैं उनको अच्छे से पढ़िए, जो कहते हैं उसको आप करिए। ये सबसे पहली बात कि विद्यार्थी के लिए गुरु सर्वोपरि है। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, हमेशा सकारात्मक मूड बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि सकारात्मक मूड रखेंगे तो कक्षा में जो भी पढ़ाएंगे उसको समझने में आपको काफी आसानी होगी। समझ आ गया? तीसरी चीज, अपने खुद में आप भरोसा रखें। अभी ये मत समझिए कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, ये होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि भरोसा रखने से अच्छी अच्छी मंजिलें भी हम पार कर सकते। चौथी चीज, हैंडराइटिंग अच्छे बनाए। अब हैंडराइटिंग, जितने अच्छे हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको परीक्षा में आए। मैंने कई सारी कॉपियां स्टूडेंट की देखी है, लिखा तो सब कुछ सही है पर हैंडराइटिंग ऐसे है कि उसको समझना ही मुश्किल। तो जब हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आएगा तो जब एग्जामिनर उसको जांचेगा और उसको ही नहीं आ रहा समझो तो नंबर कैसे आ रहा? तो आप ये मान करके चलिए कि यदि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो सुंदर सुलभ हैंडराइटिंग होना आवश्यक, चाहे अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो या फारसी, कुछ भी हो। और गांधी जी तो बोलते थे कि गुड हैंडराइटिंग इज द साइन ऑफ परफेक्ट एजुकेशन। आपने सुना है सर? ये गांधी जी का इसका हिंदी अर्थ है कि अच्छे हैंडराइटिंग एक पूर्ण शिक्षा की निशानी है। इसके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है मतलब वो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं। और ये गांधी जी ने अनुभव जब निकाला जबकि उनके खुद के हैंडराइटिंग सबसे खराब है। आपको शायद मालूम है नहीं है, गांधी जी के हैंडराइटिंग अच्छे नहीं थे, पर जब उन्होंने बहुत कुछ अपने जिंदगी में अनुभव किया उसके बाद में उन्होंने कहा कि गुड हैंडराइटिंग इज द साइन ऑफ परफेक्ट एजुकेशन। सभी सब्जेक्ट को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। जैसे आप 12th के अंदर है आपको मैथ्स होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, एक आध और सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट। तो ये नहीं कि आपको एक यदि मैथ्स अच्छा लगता है
या फिजिक्स अच्छी लगती है तो खाली आप फिजिक्स को ही अधिक करें और बाकी सब्जेक्ट को आप इतना नहीं दें, क्योंकि यदि 6 सब्जेक्ट में 100 नंबर हैं और मान लो मैथ्स अच्छा और उसमें आप 100 में से 90 भी ले आए या 99 भी ले आए और बाकी के भी 5 सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर या 45 आए तो जो एवरेज आएगा वो तो कम ही आएगा ना। इसके बजाय यदि सभी सब्जेक्ट में 80% नंबर आए तो आपका एवरेज कितना अधिक आएगा। तो इससे हमको सीख ये मिलती है कि हमको सभी सब्जेक्ट को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए और उनकी सबकी तैयारी समान रूप से करना चाहिए। ठीक, तो सभी सब्जेक्ट के ऊपर हमारा ध्यान होना एकदम आवश्यक है। तीसरी चीज, जहां तक परीक्षा में नंबर लाने का सवाल है, ये मुख्यतः 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, बच्चे की इंटेलिजेंस और दूसरा बच्चे का डिलीजेंस। लिखो इसको बेटा, जो बोल रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है आपके नंबर लाने के लिए, एक तो इंटेलिजेंस, दूसरा डिलीजेंस। इंटेलिजेंस जो है ये तो भगवान का दिया हुआ है। एक बच्चा अधिक इंटेलिजेंट होता है, एक कम इंटेलिजेंट होता है, सब कब होते हैं। हाँ, तो डिलीजेंस तो आपका अपने हाथ में। डिलीजेंस है ना, परिश्रम, कितना मेहनत आप अधिक कर। और सक्सेस के लिए, एक अच्छी श्रेणी की सक्सेस के लिए इंटेलिजेंस की 20% आवश्यकता होती है और डिलीजेंस की 80% आवश्यकता। तो आप ये मत समझिए कि मैं इंटेलिजेंट यदि कम हूं तो मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकती। आपको उच्च कोटि की सफलता मिल सकती है। क्यों? क्योंकि 80% जो सक्सेस है वो परिश्रम के ऊपर निर्भर है और परिश्रम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेटा आप देख रहे हैं, परिश्रम का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं। सब्स्टिट्यूट क्या? विकल्प। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम तो आपको करना ही पड़ेगा, भले आप इंटेलिजेंट भी हैं। यदि आप बहुत अधिक इंटेलिजेंट हैं फिर भी मेहनत तो उसको भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसको मेहनत कम करना पड़े पर आपको अधिक करना पड़े, परंतु मेहनत तो आपको करना ही है। तो इंटेलिजेंस यदि आप में कम भी है तो आप घबराइए नहीं कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस का कंट्रीब्यूशन नंबर लाने में या परीक्षा पास करने में खाली 20% है, इससे अधिक नहीं है। कंट्रीब्यूशन है आपकी मेहनत, और वो मेहनत भी ऐसा नहीं कि एग्जाम आई तो हमने 1-2 महीने अच्छे से मेहनत कर ली, नहीं। वो मेहनत जिस तारीख से स्कूल खुलता है उस तारीख से मेहनत आपकी शुरू होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए भी मेहनत करोगे तो मान लिया कि नंबर आपको अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि रात भर आपने स्टडी की, सब कुछ किया, रट लिया, हो गया, सब कुछ है, नंबर अच्छा है। पर महीने भर बाद जो आपने पढ़ा था सब उड़ जाएगा, इवैपोरेट हो जाएगा, तो आपको स्थायी रूप से दिमाग में नहीं रहेगा। उससे आपकी जो नींव है अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए परिश्रम हमको करना है नंबर 1, और परिश्रम डे 1 से स्टार्ट होना है, जिस दिन से आपका विद्यालय खुलता है। समझा गया अच्छी बात? तो आपने अभी क्या क्या समझा? 3 चीज बताओ जल्दी। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग रखना और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना अपने, और
घबराइए नहीं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं नहीं है, फॉरगेट अबाउट इट। मेहनत जो आपके हाथ में वो तो आप कर ही सकते हैं ना, उसके ऊपर आप फोकस करिए, मेहनत करिए, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। तो आजकल बच्चों का कैरियर स्पॉइल करने के लिए छोटी छोटी गाइड आती है, आपने पढ़ी होगी, गाइड आती है ना, मेड इजी आती है कि ये 100 क्वेश्चन आप कर लो एग्जाम में, आप पास हो जाओ। भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप इन गाइड का उपयोग नहीं करिए, क्योंकि आपको परीक्षा खाली पास ही नहीं करना है, आगे चल के जीवन में उन्नति की आपको। तो गाइड का इस्तेमाल नहीं करें तो सबसे अच्छा। तो फिर गाइड नहीं करें तो कैसे स्टडी करें? आप हमसे पूछेंगे कि हम कैसे स्टडी करें। आपको जो अपने टेक्स्ट बुक है खाली उसी को ही आपको पढ़ना है। टेक्स्ट बुक लेके आप बोलेंगे जी, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक जो स्कूल में आपको बताते हैं ना कि ये आपके लिए पाठ्य पुस्तक रिकमेंडेड है, या और किसी दूसरे ऑथर की पाठ्य पुस्तक आपके लिए रिकमेंडेड है, तो आप उसी को पढ़िए। उसको पढ़ने के साथ जैसे टीचर ने एक चैप्टर आज आपको पढ़ाया है ना, आज आपको पढ़ाया, तो जब टीचर भी पढ़ाता है उसमें भी आप अपने नोट्स बनाइए, रफ नोट्स, एक रफ कॉपी आप रखिए। टीचर जब बोलता जाता है तो जल्दी जल्दी उसको उतार देता है। फिर शाम को घर पर जाकर आप अपने फेयर नोट्स बनाएं, संक्षिप्त में एक नोट्स, उस दिन के जिस दिन वो चैप्टर पढ़ाया है उस चैप्टर के नोट्स उसी दिन शाम को बन जाना चाहिए। समझा रहा है? और ये जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूं, एक भी आप जैसे ये तो स्टूडेंट रहा हूं और आज भी स्टूडेंट, और ये मैं अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आपको मैं बोलूंगा, आप अच्छे बच्चों की संगत रखिए। ये सब परीक्षा में नंबर अच्छे आने के, क्योंकि जितनी संगत अच्छी होगी उतना ध्यान भी आपको पढ़ने में अच्छा है। कहते हैं अंग्रेजी में कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जितनी अच्छी संगत है उतना अच्छा आपका। और रेगुलर स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, आपको पढ़ाई हर रोज करना है। ये नहीं कि आज संडे है तो स्कूल की छुट्टी है, तुम्हारी भी छुट्टी, आज दिवाली है, अरे आज तो त्योहार है, एक दो पुस्तक तो कुछ पढ़ना है। चाहे दिवाली हो, चाहे संडे हो, चाहे सैटरडे हो, चाहे हॉलिडे हो, या कुछ भी हो, आपको अपने नियमित रूप से पढ़ना आवश्यक। समझा है? हर बच्चे को, और जो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में करता था, 6 बजे सुबह से रात के 9 बजे तक का आपका क्या शेड्यूल है, 6 से 6:30 क्या करेंगे, या 6:30 से 7 क्या करेंगे, 7 से 7:30 क्या करेंगे, 7:30 से 8 क्या करेंगे, रात को 9 बजे तक एक ऐसा अपना टाइम टेबल बनाइए। ऐसा स्कूल का होता है ना टाइम टेबल, इस समय उठूंगा, इस समय में खाना खाऊंगा, इस समय में स्टडी करूंगा, इस समय में स्नान करके स्कूल जाऊंगा, फिर इतने घंटे स्कूल के अंदर में रहूंगा, फिर स्कूल से आने के बाद में 1 घंटा में खेलने के लिए जाऊंगा। खेलना भी आवश्यक है, एक्सरसाइज भी करना आवश्यक है। इसके बाद में जो समय आपका बचेगा उसमें हर विषय के लिए आपको एक स्लॉट। यदि आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपके पास में 3 घंटे हैं, तो उन 3 घंटे को 4 हिस्से में आप बांटिए, 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट। 45 मिनट में फिजिक्स करूंगा, 45 में केमिस्ट्री करूंगा, 45 में मैथ्स करूंगा, 45 हिंदी करूंगा।
यानी 9 बजे तक का टाइम टेबल आपको बना करके रखना है। लिख रहे हैं आप नहीं लिख रहे हैं? गुड, वेरी गुड। तो टाइम टेबल बनाना ये पहली आवश्यकता एक स्टूडेंट की होती है, क्योंकि टाइम टेबल रहेगा और आपके अपने बनाए हुए टाइम टेबल में खुद की श्रद्धा है, आई एम 100% श्योर आप उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि रेगुलर स्टडी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जी। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप चाहे कि मैं आखिरी के 3 महीने में अच्छी स्टडी कर लूं, नंबर ले आऊं, आप नंबर तो ले आएंगे, परंतु जो भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो भी सीखेंगे, वो कभी स्थायी नहीं होगा, वो अस्थायी उड़ जाएगा। ठीक, तो ये तो आवश्यकता है जो सारे साल आपको करना है, ये मैंने आपको बताया। क्योंकि इसी के ही बेस के ऊपर अपन परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर, अब परीक्षा की बारी आ गई हमारी, अब मार्च का महीना आ गया, अपन ने अप्रैल से स्टार्ट किया है, अप्रैल से पहले फरवरी तक अपन ने रेगुलर स्टडी की, हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, टेक्स्ट बुक को अपन ने फॉलो किया, ठीक है ना। अब परीक्षा की तैयारी, उसके लिए उसके पहले हमको क्या क्या प्रिपरेशन करना, तो मैं आपको बता, 1-2 रोज पहले, सबसे पहले अपने जो कॉलेज जो स्कूल की यूनिफॉर्म में ड्रेस है, अच्छे से धो धा करके उसको नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन करके जाना है। ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रेस आपकी बहुत कॉस्टली हो, बहुत महंगी हो, बहुत अच्छी है, नहीं, ड्रेस सिंपल हो और एकदम धुली हुई हो, प्रॉपर्ली आयरन की हुई हो, उस ड्रेस को आप अपना तैयार करके रखिए कि परीक्षा के दिन उसको हमको पहन करके आइए आइए भैया, देखिए उसको। तो दूसरी आपको तैयारी करना क्या, पहली तैयारी तो आपने सुन ली ना कि अपने कपड़े वगैरह तैयार करना, ड्रेस तैयार करना, यूनिफॉर्म तैयार। दूसरी, पेंसिल अच्छे से शार्प करके आप तैयार करिए, HB, एक पेंसिल शार्पनर अपने साथ में रखिए एग्जामिनेशन के समय, एक इरेजर अपने साथ में एक करके आप जाइए, एक छोटी स्केल अपने साथ में लेके जाइए, और 2 पेन अपने साथ में लेके जाइए। अब इसकी क्यों आवश्यकता है? इसकी आवश्यकता यह है कि परीक्षा में यदि आप डायग्राम बनाते हैं तो पेंसिल से डायग्राम बनाना अधिक आसान है, क्योंकि उसको आप इरेज भी कर सकते हैं, उसको आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यदि आप इंक से एकदम बनाएंगे और यदि करेक्शन करना तो होगा क्या, फिर आप उसको काटेंगे और फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले पेंसिल से अच्छे से डायग्राम, ये डायग्राम क्यों बनाना आगे आपको मैं बताऊंगा। अच्छे नंबर लाने के लिए डायग्राम बनाना बहुत आवश्यक है जी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइम तो है ना अभी है? और ये आपने सब प्रिपरेशन कर ली, एग्जाम के 1-2 रोज पहले आपका पेंसिल बॉक्स एक्सेट्रा सब तैयार है, स्केल तैयार है, पेन भी होना चाहिए 2, क्यों गलती से एक गिर गया तो उसकी निब जो है या उसकी डॉट पेन वो खराब हो जाए, तो कम से कम एक पेन और आपके साथ एक्स्ट्रा होना अत्यंत आवश्यक। तो पहले तो हम लोग जब पढ़ते थे तो इंक के पेन चलते थे, खैर अब तो वो सवाल ही नहीं होगा, पहले हम उनको जो धोते थे तो वो एक अलग स्टोरी। चौथी चीज, परीक्षा के समय में कोई टेंशन मत रखिए, इसलिए नहीं है टेंशन की आवश्यकता कि आपने सारे साल स्टडी की। यदि आपने सारे साल स्टडी की है तो कोई कारण नहीं है कि परीक्षा के समय में आपको कुछ भी टेंशन, ठीक है ना। उस समय प्रसन्न मुद्रा में आप स्कूल में जाइए और परीक्षा देइए, क्योंकि प्रसन्न मुद्रा है तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी।
आपका कंसंट्रेशन अच्छा बनेगा। गीता जी में भी भगवान कृष्ण ने इसके ऊपर कहा है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो उपजायते। तो प्रसाद मतलब तो प्रसन्नता। और उसके पहले आपसे भगवान, यदि आपको ईश्वर में आस्था है तो परीक्षा के दिन तो कम से कम भगवान का नाम लीजिए, अपने घर में यदि भगवान की मूर्ति उनके दर्शन करिए यदि आपकी आस्था है तो, अपने पिताजी माताजी को चरण स्पर्श करिए, उनके आशीर्वाद लीजिए। जब उनके आशीर्वाद आपको मिल जाएंगे तो ऐसे ही आपका मन प्रसन्न हो जाएगा और उस प्रसन्न मन से आप अपने एग्जामिनेशन देने के लिए चल जाएंगे। तो ये परीक्षा के पहले की है। अब मैं आता हूँ परीक्षा में ऐसे नंबर प्राप्त करना है। अरे वाह, आइए आइए आइए, ग्रेट। बहुत अरसे बाद में आखिर साहब है अपने बीच बेटा, और आप हमारे भाई। मैडम अवस्थी जी है, और मैडम अवस्थी बोर्ड ऑफिस में ही जहाँ पे आप लोगों की सूची बनती है ना। हाँ, अभी अपन सुन रहे हैं काका साहब को, आप जारी रखिए सर अपनी बात। आप जारी रखिए। अब मैं बस बेटा बहुत जोर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात अभी तक तो ये सब प्रिपरेशन थी कि सारे साल प्रिपरेशन हमको करना है एग्जामिनेशन के रोज पहले कौन कौन सी प्रिपरेशन करना है। अब तो आज एग्जामिनेशन का आ गया हमारा। अब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आ गया। सपोज ये एक क्वेश्चन पेपर आ गया हमारा, अब हम एग्जाम में बैठ गए, पर एग्जाम में जाने के कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले आप पहुंच जाए। ये बहुत आवश्यक है। मैंने लड़कों को देखा है, मैंने अपने दोस्तों को देखा 11th आवर पे भागते भागते आते हैं, और जब भागते भागते आते हैं तो उनका एग्जाम में फिर देने में वो कंसंट्रेशन नहीं होता, घबराहट हो जाती है। तो एग्जामिनेशन हॉल में 10-15 मिनट पहले आप स्कूल में वहां पहुंचिए, उस टाइम पर पहुंच जाए, ठीक है। पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर एक्सेट्रा अपने साथ में सब ले। अब तो क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में आ गए। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़िए, एकदम जल्दी नहीं करिए कि हम इसका आंसर देना स्टार्ट करें। पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार आप अच्छे से पढ़ करिए। दूसरा, फिर उसमें से देखिए कि कौन से क्वेश्चन मेरे को आते हैं। एक पेंसिल से उस पर मार्क कर लो, जैसे 10 क्वेश्चन आए और आपको 5 उसमें से अटेम्प्ट करना है। अब ये देखिए कि 5 वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कर सकता हूं, या मुझको तो उन सब पेंसिल से निशान। फिर उन 5 में भी कौन सा प्रश्न मैं सबसे अच्छे से कर सकता, आप उसको आइडेंटिफाई करें। मतलब तीसरे नंबर का क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छा, तो सबसे पहले उसको अटेंड, फिर उसके बाद में अगला करो, फिर उसके बाद में अगला करो, समझा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। पढ़ने के बाद में ये देखें कि कौन सा क्वेश्चन हम कर सकते हैं, फिर उनमें भी कौन से क्वेश्चन का आंसर हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। अब सबसे अच्छा कर सकते हैं का अर्थ ये नहीं है कि एक ही प्रश्न को आप काफी लंबे तक कर देना। उन 5 क्वेश्चन आपको करना है, और सपोज आपको 3 घंटे का टाइम है, तो हर क्वेश्चन के लिए 1/5 टाइम आपको देना है, ठीक है। 180 मिनट डिवाइडेड बाय सपोज 6 क्वेश्चन आपको करना है, तो हर क्वेश्चन को 30 मिनट आप देंगे, आधा घंटा। किसी भी क्वेश्चन को आधे घंटे से अधिक का समय नहीं देना है। तो पहली बात, भले ही आपको क्या होता है, स्टूडेंट की हमेशा एक टेंडेंसी होती है
कि इस क्वेश्चन का हमको बहुत अच्छा आंसर आता है, तो लिखे जा रहे हैं, आधा घंटा लग गया, पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया। अरे भाई आपने 1 घंटा तो लग गया, पर बाकी के जो 5 क्वेश्चन वो करना उनका क्या हो? हाँ लो, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से कर दिया, तो बहुत ही अच्छे से आपने कर दिया और 1 घंटे में आपने किया और 1 क्वेश्चन आपने छोड़ दिया। मान लो इसमें आपको 80% नंबर आ गए, 90% आ गए, पर उसका क्या होगा जो एक क्वेश्चन 20 मार्क का आपने स्ट्रेट अवे छोड़ दिया। किसी भी क्वेश्चन को जितना टाइम अलॉटेड है, जितना टाइम अवेलेबल है, यदि आधा घंटा अवेलेबल है क्वेश्चन के लिए, आधा घंटे में उसको कंप्लीट करिए, नहीं होता तो उसको छोड़ दीजिए, आप उसको आगे अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करिए। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि अपने को 5 क्वेश्चन करना है, किसी भी क्वेश्चन को हमको छोड़ना नहीं। दूसरी चीज, आप जैसे एक एस का प्रॉब्लम कर रहे हैं और प्रॉब्लम करते करते आपको लगा कि अब मेरे को आगे नहीं आ रहा, डोंट वेस्ट टाइम, उसके ऊपर आप समय छोड़ दीजिए, इसको क्वेश्चन छोड़ दें, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसको सॉल्यूशन है, वो उतना हिस्सा उस पेज का आप छोड़ के अगले पेज पे आइए। उसको करने के पीछे मत पड़िए कि उसको तो मैं करूंगा ही करूंगा, क्योंकि उसको करने के पीछे आप पढ़ोगे तो दूसरे भी क्वेश्चन आपके छोड़ देंगे। लिमिट है, जितना आपने अटेम्प्ट किया उतना करिए, छोड़ के आप आगे कर सकते। समझा गया? ये मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ जो मैं अपने एग्जाम में, ठीक है? और यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, गुरु मंत्र आपको मैं दे रहा हूं। कोशिश करिए यदि डायग्राम से कोई चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा कह रहा हूं आपको मैं क्या, अब इनके कोर्स में क्या हमको मालूम नहीं है। टाइट्रेशन कैसे करते हैं? अब टाइट्रेशन कैसे करते हैं तो इसको यदि लिखने बैठोगे तो आप आधा घंटा भी लिखोगे तो तब भी अच्छे से नहीं लिख पाओगे। इससे तो अच्छा है टाइट्रेशन करने का फिगर आप बना दें कि ये आपका स्टैंड है, इसके ऊपर आपकी ये बीकर है, ये पीपेट है, एक का बना दें और उसमें उनके सबके नाम लिख दें, तो आधा क्वेश्चन का आंसर तो आपका ऐसा ही निकलेगा। क्योंकि एक चित्र, एक डायग्राम 10,000 शब्दों के इक्विवेलेंट होता है। आप 10,000 शब्द भी लिखेंगे तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कि एक डायग्राम के थ्रू आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरा तो अपना अनुभव यह है, यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपके पास में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कुछ न कुछ डायग्राम को ड्रॉ करना ही होता है। तो जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वहां आपको एक पेंसिल, इरेजर और स्केल की आवश्यकता है, ताकि कोई भी हो गलती तो आप उसको इरेज कर सकते। फिर डायग्राम बना के बाद में हर पार्ट का नाम आपको देना है कि ये ब्यूरेट है, ये पीपेट है, ये स्केल है, जो भी है, ठीक है ना? इसलिए बोला था कि वो बोर्ड यदि होता था तो एग्जांपल मैं इनको एक्सप्लेन करता ऐसे उसको। बच्चों के साथ में था, वो ऑटो से आ रहे थे तो ऑटो वाले मतलब वही लोग बच्चे भूल गए उसको, आप अपन इंस्टॉल करा लें आगे कर लें, ठीक है? बढ़िया। तो कोशिश करिए यदि आप उस आंसर में कोई डायग्राम बना सकते हैं तो और उस डायग्राम को प्रॉपर लेवल करें। मैं आपको चैलेंज देता हूं 50% नंबर तो आपके बन गए, क्योंकि एग्जामिनर समझता है जो डायग्राम बना सकता है, जो डायग्राम का लेबलिंग कर सकता है, इट मींस उसको उस प्रश्न का उत्तर आता है। और डायग्राम बनाने में अधिक समय नहीं लगता जितना कि लिखने में लगता है। मेरे अपने फ्रेंड्स थे जो इतना लिखते थे, जब
जब कॉपी उनको जब नंबर आते थे मालूम तो पड़ता था कि हमको तो बहुत अच्छे नंबर आ गए, और जो लिखे थे बेचारे वो उनको पास होने के लाले भी पड़े। जितना लिखोगे उल्टा पुल्टा उतनी गलती करोगे, और जितनी गलती करोगे तो एग्जाम का मूड खराब हो जाएगा, वो नंबर आपको अधिक नहीं देगा। आप ये चीज मान के चलो कि अधिक लिखने से नंबर अधिक नहीं मिलते। बेटा आप इसको अच्छे समझ, अधिक लिखने से नंबर अधिक नहीं मिलते। लिखना होता ही है टू द पॉइंट आंसर हमको देना, जितना पूछा है उतने ही लिखिए, जो नहीं पूछा है उसके बारे में कुछ मत करिए। वहां आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमको इतना और भी आता है इसके आगे या इसके पहले का भी हमको आता है। आपसे नहीं, आपसे जो पूछा है खाली उतना ही आंसर आपको, ठीक है। और कोशिश करिए कि हमको डायग्राम कोई फिगर उसमें बना सकते हैं, और लिख लो कि एक डायग्राम एक फिगर 10,000 वर्ड से भी ज्यादा चीज को डिस्क्राइब कर। तो एक अच्छे विद्यार्थी का ये लक्षण है कि वो अधिक से अधिक डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन कर। तीसरी चीज, जब भी कोई नियम आपसे पूछते एग्जामिनेशन में, जैसे अब आपको 12th के अंदर है ओम्स लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है। सपोज आपको एक क्वेश्चन आया कि स्टेट फर्स्ट लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट लॉ उसको आप लिखिए, तो आप लोग ऐसे लिखते हैं उसको। अधिकतर बच्चे लॉ को या किसी भी सिद्धांत को, किसी भी प्रिंसिपल को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। भगवान के लिए कृपया अपने शब्दों में कोई भी लॉ, कोई भी प्रिंसिपल मत लिखिए। आप जो भी लिखेंगे, जो भी भाषा उस लॉ की बनाएंगे, उसमें गलती होगी ही होगी, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने उस लॉ को बनाया है, जिस साइंटिस्ट ने वो प्रिंसिपल निकाला है, उसने बड़े केयरफुली एक एक शब्दों का इस्तेमाल करके उस लॉ को बनाया है। आप में से कोई हमको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सुना सकता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कोई भी नहीं? ओम्स लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयस लॉ, हो सकता है। अच्छा अच्छा साइंस अच्छा, मैथ्स का है? साइंस में नहीं, पर साइंस में लॉ तो यार केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, हाई स्कूल वालों के लिए, इसमें हाई स्कूल वाले बच्चे हाई स्कूल में तो सारे सब्जेक्ट रहते हैं। आप विज्ञान के हाँ, साइंस तो होता ही है, 8वीं के भी अंदर होता है, 9वीं के भी अंदर होता है साइंस। हाई स्कूल तक तो किसी भी नियम को कभी अपने मन से अपनी भाषा में मत लिखिए। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो मैंने अब पढ़ा होगा 1956 या 54 में कहीं पढ़ा हुआ, तो उसका कोई काम नहीं। आज भी मैं वो लॉ उसी भाषा में जिसमें न्यूटन ने लिखा वो मैं आपको बताता हूँ। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, कमा यानी कमा फुल स्टॉप के साथ में उसको आपको याद करना है। ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन unless and until acted upon by some external force to change that state of rest or of uniform motion। अब आप इतनी चीज को यदि अपनी भाषा में कभी सही लिख नहीं सकते, या आप मान लीजिए यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपको लॉ को, नियम को जैसा उस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया है, जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है, वो ही भाषा रटना है। उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको कोई कुछ भी उपदेश दे, मैं उसको एग्री नहीं करूंगा। लॉ को जो
जो टेक्स्ट बुक में जो लैंग्वेज लिखी है वही आपको लिखना है। ऐसा ओम्स लॉ। मैंने कई टीचर्स के इंटरव्यू लिए हैं, कई प्रोफेसर्स के इंटरव्यू लिए हैं। प्रोफेसर जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाने के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैंने उनके भी इंटरव्यू लिए हैं। मैंने उनसे पूछा ओम्स लॉ आपको आता है? बोला हमको आता है। हमने बोलो ओम्स लॉ है क्या? आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर उस आदमी के लिए जो कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए नौकरी चाहता है। वो बोलता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। मेरे जैसा एग्जामिनर उसको सिवाय 0 नंबर देने के कुछ नहीं करेगा। यहां उसने गलती क्या की? यहां उसने गलती वो की कि अपने भाषा में उसको बताना चाहता, और जब अपनी भाषा में बताएगा तो वो पूरा लॉ नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा जो चाहिए। अब वो पूरा लॉ क्या है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस इन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। उसके आगे भी है, provided physical state of the conductor remains constant. If this condition is not applied, then the entire law is not valid. हर लॉ के साथ में कुछ assumptions होते हैं। क्या assumption को क्या कुछ मान्यता मान लिया है कि यदि टेम्परेचर स्थिर है तो ही करंट जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ आया? तो इसलिए किसी भी नियम को जो टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा ही आपको शब्दशः, इसको बोलते हैं वर्बेटिम। क्या बोलते हैं इसको? VERBATIM लिख लो उसको। वर्बेटिम शब्दशः जो लिखा है वही लिखना है। एक्सप्रेशंस भी होते हैं ना हिंदी में, आराम हराम है तो उनको वैसे वैसे ही लिखना है, अपने को अपनी भाषा में लिखना है ना, वैसे ये भी। मैंने कई टीचर्स के इंटरव्यू किए जो अपनी नौकरी के लिए आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। कई आपको लेबनिज थ्योरम मालूम है? मालूम है साहब, मैं बता रहा हूँ। पर उसके साथ जो बेसिक अजम्पशन है जो उस डेफिनेशन में आते हैं वो उनको नहीं मालूम। तो ये बहुत आवश्यक है और स्पेशली विज्ञान के स्टूडेंट्स को कि किसी भी लॉ नियम को एज इट इज आपको करना है। यदि एक दो चीज भी आपने सीख ली तो काफी इम्प्रूव करिए, आपको नंबर अच्छे नहीं आते। और आखिरी पॉइंट आपको मैं कहूँगा, आज के लिए इतनी आपको बोलूँ तो आप बहुत बोर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट 1 घंटे से अधिक झेल नहीं सकता है किसी टू द पॉइंट आंसर। आप कोशिश करिए कि जितना हो सके मैं और किसी चीज को रिपीट नहीं करिए। जो चीज आपने ऊपर लिख दी है फिर उसको दोबारा नहीं लिखिए। समझ आया? किसी भी चीज को रिपीट नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है, और जो पूछा है उतना ही आपको लिखना है। अपनी अपनी अकांड पंडिताई नहीं दिखाना है, हमको उसको भी आता ये भी आता। जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी गलती अधिक करेंगे, जितनी गलती अधिक करेंगे उतने नंबर आपके कट जाएंगे। तो उम्मीद है कि इनमें से कुछ पॉइंट आप यदि समझ गए तो सबसे अच्छा है। और आपको यदि कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए। कुछ पूछना है आपको? पहले आप ताली बजा दीजिए। और सर को मालूम है स्टेट में सबसे ज्यादा नंबर दिया है। और अब मैं आपको बताऊं कि इस प्रिपरेशन का हमारा